Assalamu alaikum, dear professionals. Today we are going to discuss how to conduct annual general meeting of a company. ठीक है, ये बेसिकली एक गाइड है कि उन प्रैक्टिकल प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो एक एजीएम के बारे में मुख्तलिफ जो उनके सवालात होते हैं। ठीक है, एजीएम का मतलब क्या है, कहाँ होगी, क्या कोरम होगा, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, ये सारी उनको एक आंसर करेगी प्रैक्टिकल वे में और एक एडवांस तरीके से। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। मैंने अपनी जो इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें बताया हुआ है कि जो एजीएम है ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। ठीक है, एनुअल जर्नल, देखें नाम से, क्योंकि देखें अल्फाज की बड़ी हुर्मत होती है, नाम से ही जाहिर है एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल से क्या मुराद है, सालाना। जर्नल से क्या मुराद है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। मतलब इसमें बोर्ड का कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं, मुराद ये कि बोर्ड की मीटिंग नहीं है ये। ठीक है, अब इसमें ये कब होगी, ये सब चीज़ें हमने डिसाइड की हुई हैं कि अगर कंपनी फर्स्ट टाइम बने तो पहली मीटिंग उसकी 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ना, एनुअल जनरल मीटिंग ये रिक्वायर होती है। लेकिन अगर इस दौरानिए में अगर वो स्टेचुटरी मीटिंग पहले करवा लें, ये भी एक ना कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस की टिप है कि आप पहली जो मीटिंग होती है एजीएम उसको बाईपास भी कर सकते हैं। बाईपास से मुराद ये है कि लॉ में लिखा हुआ है कि या आप स्टेचुटरी मीटिंग करवा लें, ठीक है, तो फिर और उसी जो है उसमें एजीएम का जो है रिक्वायरमेंट है वो आप वो भी कर सकते हैं, रिलीव भी कर सकते हैं। तो अब आपको एजीएम है वो नेक्स्ट उसमें करवानी पड़ेगी। ठीक है, एजीएम क्या है कि विद इन फर्स्ट को मैंने आपको बता दिया, विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, शेयर होल्डर्स वोट करते हैं इसमें। अब उसके बाद जो सब्सिक्वेंट मीटिंग हुआ करेगी वो क्या हुआ करेगी कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के विद इन 120 डेज हुआ करेगी। जैसे कि आपका फाइनेंशियल ईयर 30 जून 2025 है, तो एज़ पर लॉ इट्स अ रिक्वायरमेंट कि आपने 28 अक्टूबर 2025 तक अपनी एजीएम जो है वो करवानी है। ठीक है, व्हाट इज़ एजीएम, अब हम इसमें देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे होंगे। व्हाट इज़ एजीएम, व्हेन टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, कब करवानी है, हाउ टू होल्ड, कैसे करवानी है, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस कैसे देंगे। ठीक है, अब मैंने ना आपके लिए, क्योंकि नोटिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसके लिए आपके लिए एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नोटिस जो है वो भी लिया हुआ है। इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने देनी होती हैं, ठीक है, बतानी होती है इन्फॉर्मेशन में। और एक बलूचिस्तान गैस लिमिटेड है एक कंपनी, उसका नोटिस भी दिया। ये दो नोटिस उठाने की कोई ख़ास रीज़न इतनी वो नहीं है, बस जस्ट ये है कि जो एक एज़ पर लॉ जो है जो तमाम इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इन दोनों नोटिस में बड़ी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन की गई हैं। देखें ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो एक रेगुलेटर है, इसका नोटिस तो एक जिसे कह लें कि फंडामेंटल है, और दूसरों के लिए ये एक प्रिंसिपल है, गाइडलाइंस है, एग्जांपल है। तो इसीलिए मैंने इन दो कंपनीज़ के नोटिस को उठाया है। ठीक है, और हम इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस में डिस्क्लोज़ करनी होती हैं। उसके बाद जी प्लेस क्या होगी, बिजनेस एस, बिजनेस एट एनुअल जनरल मीटिंग, व्हाट इज़ द कोरम फॉर जनरल मीटिंग। ठीक है, बिजनेस से मुराद है इधर कि क्या डिस्कशन होगी। बिजनेस से मुराद है वो एजेंडा आइटम दैट टू बी ट्रांजैक्टेड, दैट टू बी डिस्कस्ड इन अ जनरल मीटिंग। व्हाट इज़ द कोरम, कि कितने लोग होंगे कि प्रेजेंट के एजीएम मान ली जाएगी, वो हम उस पर जो बिजनेस इस पे उस पर डिस्कशन कर सकेंगे। ठीक है, ये मतलब ये भी तो नहीं है कि आपने मीटिंग रखी, लोग आए ही ना हो, ठीक है, और आप फैसले कर लें, नहीं, उस पर भी लॉ ने एक रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि कम अज़ कम इतने नंबर्स और इतने परसेंट शेयर होल्डर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हों वो होने चाहिए। बट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम का जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे। ठीक है, कैन एन एनुअल जनरल मीटिंग बाई एडजर्न, एनुअल जनरल मीटिंग एडजर्न हो सकती है, मुलतवी हो सकती है। ठीक है, इस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। हाउ द प्रोसीडिंग एट एनुअल जनरल मीटिंग आर कंडक्टेड, प्रोसीडिंग कैसे होंगी। ठीक है, प्रेजेंट अटेंडेंस कैसे लगेगी। ठीक है, जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होंगी वो कैसे पास होंगी, जो स्पेशल रेजोल्यूशन होंगी वो पास कैसे होंगी। ठीक है, आपने ना बस लेक्चर को आखिर तक सुनते रहना है, और सुनते भी नहीं रहना बल्कि इसको समझते रहना है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अंडरस्टैंड भी करना है इसको, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आएंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे रीच मी व्हाट्सअप कमेंट्स ऑन द
यूट्यूब चैनल मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एजीएम की रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट क्या है, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। बिफोर मीटिंग क्या क्या काम करने हैं, एट द मीटिंग क्या क्या काम करने हैं, और आफ्टर द मीटिंग आपने जब हो जाएगी तो क्या करने हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। आइए जी, सबसे पहले वन बाय वन हम चलते हैं। द एनुअल जनरल मीटिंग इज़ द मीटिंग ऑफ ऑल द मेंबर, शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। सर्टन बिजनेस को अप्रूव करने के लिए होती है, बिजनेस को डिस्कस करने के लिए होती है। द एनुअल जनरल मीटिंग इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स अ कंपनी हैज़ टू फुलफिल ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर एवरी कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। अब देखें ना, सिंगल मेंबर है, बंदा ही एक है, उसने क्या ही मीटिंग करवानी, किस किस को बुला लेगा, अकेला ही है, ठीक है। वो जस्ट एक एफिडेविट पे लिखे कि मैंने इस डेट पे मीटिंग की है, ठीक है, और ये काम किए, ये अकाउंट्स अप्रूव किए, ये डिविडेंड अपने आप को ही, ठीक है, तो समझो ये उसकी एनुअल जनरल मीटिंग हो गई। उसके बाद जी, व्हेन टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, कब करवानी है, तो इससे पता चला कि एक तो तमाम कंपनीज को करवानी है ये मीटिंग सिवाय सिंगल मेंबर कंपनी के। अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मस्ट होल्ड, मस्ट लाजमी है भाई, जानिए, एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। However, there is no restriction if the company hold its first annual general meeting within a shorter period to match its financial year, बिल्कुल ठीक है। For example, if your company was incorporated on 1st of January, the first AGM will be due by the 30th of April, ठीक है। अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई है तो आप पे जो ड्यू मीटिंग होती है वो 30 अप्रैल को, मतलब 16 महीने 30 अप्रैल को पूरे होते हैं, ठीक है। इफ़ योर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30th जून, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 30 जून को क्लोज हो रहा है, ठीक है, यू कैन होल्ड योर फर्स्ट एजीएम एनी टाइम आफ्टर जून, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी को आप इनकॉर्पोरेट हुए, आपका ईयर एंड कब आ गया, 30 जून पे आ गया, 6 महीने हुए हैं अभी आपको, ठीक है। तो आप क्या करें, अपने पहले अकाउंट्स बनाएं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द ईयर एंड, ठीक है, और भावें जुलाई में जाके, अगस्त में जाके मीटिंग करवा लें एजीएम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो ना मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक स्टैट्यूटरी मीटिंग भी होती है वो विद इन 9th मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है, ठीक है। तो इस केस में आप ना एक ही मीटिंग करवा के दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं अगर आप इस तरह से चलें। और मोस्टली ये कंपनी सेक्रेटरी के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कैसे कॉस्ट कटिंग भी करनी है और लॉ की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है और शेयर होल्डर्स को टाइमली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, करेक्टली इंफॉर्मेशन भी देनी है, ठीक है। तो आप करवा सकते हैं। इफ़ योर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 जून यू कैन होल्ड फर्स्ट एजीएम, ठीक है, आफ्टर जून। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें दे बता दी हैं। आफ्टर फर्स्ट ईयर यू विल होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब पहले साल के बाद आपने अब आगे से क्या करना है, अब आगे से जैसे ही आपका ईयर एंड क्लोज होना विद इन 120 डेज़, ये अप्रोक्सीमेटली 4 महीने बनेंगे। अब देखें ना, लॉ में 4 महीने मंथ वगैरह का जिक्र नहीं होता, लॉ में ना मंथ का जिक्र तभी होता है जब वो 180 डेज से ज़्यादा निकल जाएं। जैसे देखें, जब भी लॉ कोई बात करेगा, ठीक है, तो उसमें कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन टाइम की जो वो दें जो कि 6 महीनों से कम हो या अप टू 180 डेज़ हों, तो वो डेज़ में बात करेंगे, ठीक है। जैसे ये बता रहे हैं ना 120 डेज़, ठीक है। अब लॉ में अक्सर जगह 90 डेज़ का लफ्ज़ है, ठीक है, 45 डेज़ है, ठीक है, डिविडेंड की विद होल्ड से रिलेटेड, तो वो सारे डेज़ में हैं। लेकिन जैसे ही 6 महीने से ज़्यादा की बात आती है 180 की, फिर वो मंथ्स में चले जाते हैं। जैसे देखें लिखा होना है विद इन 16 मंथ्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग में लिखा होता है विद इन 9 मंथ्स, ठीक है। तो वो 180 डेज से ज़्यादा जब होगी तो लॉ मंथ्स में बात करेगा, और जब 180 डेज से कम होंगी या 180 डेज तक होंगी तो वो डेज़ में बात करेंगे। और इन डेज़ में आपको पता है वर्किंग डेज़ होता है, ठीक है। After first year, you will hold annual general meeting of your company within 120 days of the end of the financial year. If your financial year end on 30th June every year, you must hold the AGM of your company latest by 20th of October. ये मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें आप ऊपर से बात की है वर्किंग डेज़ की। अगर लेट्स सपोज आपके 120 डेज़ जिस वर्किंग डेज़ पे पूरे हो रहे हैं ना, उस दिन छुट्टी है, लेट्स सपोज वो वर्किंग डे है ही नहीं, तो क्या होगा, आपको कंप्लायंस आपकी एक दिन पहले करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप एक दिन आगे ले गए, ठीक है।
एंड डू नॉट फॉरगेट टू फाइल द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी टू द कंसर्न रजिस्ट्रार विद इन 30 days। ये आफ्टर द मीटिंग की बात है, ठीक है। बिफोर मीटिंग क्या है कि आपने डेज डिसाइड कर लेने हैं, टाइम्स लाइन बुला लेनी है कि इस डेट को मैंने बोर्ड की मीटिंग करनी है, ठीक है। उसका आपको पता है एजीएम का नोटिस ऑलमोस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग देना होता है। उसके साथ आपने अकाउंट्स भेजने हैं, अपने ऑडिटर से कंसर्न करके सारी चीज़ें फाइनल कर लें। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। जब मीटिंग हो जाए तो विद इन 30 days ऑफ द एजीएम आपने एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। अब एनुअल रिटर्न क्या है ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। फाइनेंशियल ईयर, अ कंपनी में सेट इट्स फाइनेंशियल ईयर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब इनकॉर्पोरेशन होती है ना, रजिस्ट्रेशन हो रही होती है कंपनी की, तो वो अपना ईयर एंड डिसाइड कर लेते हैं। 30 जून है, 30 सितंबर है, कुछ ईयर एंड्स ना लॉ ने डिफाइन किए हुए हैं, या वो बिज़नेस के ना हिसाब से हैं। जैसे कि शुगर का ना, पाकिस्तान में जितनी भी शुगर्स हैं उनका ईयर एंड जो है ना वो 30 सितंबर है। इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स वगैरह का 31 दिसंबर है। तो इस तरह से भी चीज़ें चल रही होती हैं। इसके अलावा बाकी जो कंपनीज हैं मोस्टली वो 30 जून को फॉलो कर रही होती हैं, क्योंकि 30 जून जो है वो हमारा जो टैक्स ईयर होता है वो भी 30 जून है, तो वो उसके साथ भी मैच कर ले जाती हैं। How to hold annual general meeting? Since the annual general meeting is the meeting of all the members, shareholder and other stakeholder of the company, you must send a notice to all of them. The board of director of a company in their meeting shall fix a date for the annual general meeting and give a notice to all members, shareholder and other stakeholder। ठीक है, बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड होता है कि किस दिन एजीएम होगी और फिर आप नोटिस भी सेंड कर रहे होते हैं। नोटिस क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी? The Companies Act 2017 require that a company must send a notice of the meeting at least 21 days before the date fixed for the meeting. The company must give notice of the annual general meeting to all the member and every person who is entitled to receive notice। ठीक है, तमाम मेंबर्स को करेंगे और तमाम पर्सन जो लॉ ने कह दिया है कि इंटाइटल टू रिसीव है। जैसे कि अगर लेट्स सपोज कोई शेयर होल्डर वफात पा गए हैं तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको नोटिस जाएगा। कोई बैंकरप्ट हो गया है तो उसको जो लीगल जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको नोटिस जाएगा, ठीक है। ऑडिटर्स को नोटिस जाएगा। तो इस तरह से नोटिस जाएगा। मतलब देखें, अगर ऑडिटर्स वगैरह मेंबर नहीं भी हैं और ऑडिटर्स मेंबर नहीं होते कंपनी के, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, लेकिन स्टिल वी आर सेंडिंग नोटिस टू देम, ठीक है। और इसी तरह आप एक कॉपी जो है ना, लिस्टेड कंपनी अगर हैं तो आप अब एक कॉपी एसएससीपी को भी नोटिस की भेज रहे होते हैं, एसएससीपी की और स्टॉक एक्सचेंज को। Additionally, the notice must be published in English and Urdu newspaper of nationwide circulation। आप नवाए वक्त में, जंग में, ठीक है, जिनकी पूरे मुल्क में सर्कुलेशन होती है न्यूज़पेपर, उसमें भी नोटिस छपवा रहे होते हैं। उसके बाद जी फॉर्मेट ऑफ नोटिस है, और वो हम इंशाल्लाह जो है ना प्रैक्टिकली नोटिस से देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें जानी होती हैं, ठीक है। अब हम मेरे ख्याल में यही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी नोटिस में। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है जी, इसमें नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इसमें बता रहे होंगे। नोटिस इज़ हेयर बाई गिवन दैट द 17th AGM ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विल बी हेल्ड ऑन मंडे 28 अक्टूबर। ठीक है, टाइम बता रहे हैं, डेट बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं कहाँ पर होगी मीटिंग, ठीक है। जो लोग पहुँच सकते हैं पहुँच जाएँ। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी, ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 10% या 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज़ को कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लिया जाए, हमें लिंक भेज दिया जाए मीटिंग का, तो वो भी उससे भी मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट जो है ना वो कम से कम 7 दिन पहले मीटिंग के देनी होती है। ऑर्डनरी बिजनेस, कुछ बिजनेस ऑर्डनरी होते हैं, कुछ स्पेशल, ठीक है। ऑर्डनरी बिजनेस, बिजनेस से मुराद यहाँ पे एजेंडा आइटम है। ऑर्डनरी बिजनेस 4 बिजनेस होते हैं। क्या? अकाउंट्स की अप्रूवल, डिविडेंड की अप्रूवल, ठीक है, इलेक्शन है तो वो, और चौथा इसमें क्या है, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, ठीक है। देखें इसमें लिखा हुआ है ऑर्डनरी बिजनेस क्या होंगे नोटिस में, रिसीव, कंसीडर एंड अडोप्ट द एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024, ठीक है। टू अप्रूव एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, टू अपॉइंट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में, उनकी जिसे कह लें कि रेमुनरेशन के बारे में होता है, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी अपने साइन कर रहे होते हैं, और साथ ही नोटिस में वो ना क्यूआर कोड या लिंक वगैरह दे रहे होते हैं कि आप जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उधर से एक्सेस कर सकते हैं,
ठीक है। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसकी अगर आपको मिनट्स चाहिए तो वो भी आप रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद जी नोटिस है, नोट्स हैं। नोट्स क्या है, ये शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं कि द रजिस्टर ऑफ मेंबर विल रिमेन क्लोज फ्राम अक्टूबर 22 से 28 अक्टूबर, ठीक है। कि मीटिंग जब हो रही होगी तो उसके 7 दिन मतलब क्या जो बुक्स होंगी ना वो क्लोज रहेंगी, आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब 21 की डेट पे जो भी ट्रेडिंग हुई होगी ना उससे शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग अपडेट हो जाएगी। क्योंकि देखें ये 7 दिन होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मीटिंग में क्या डिस्कस होना है क्या नहीं, ठीक है। तो अगर इनमें भी ट्रेडिंग चलती रहे तो ना ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन शेयर होल्डर था, किसको डिविडेंड दे। तो लिहाजा उन्होंने ना एक डेट फिक्स कर दी कि 21 अक्टूबर को जो है ना, जब मीटिंग के 7 दिन रहते हैं उस डेट तक जितने भी शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग्स होगी जो अपडेट हो चुकी होगी, जिन्होंने ट्रेडिंग की होगी या जो शेयर रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन मिली होंगी, बस वही ओनर्स होंगे और उतने ही ओनर होंगे जितने पे वो शेयर होल्डर्स हैं। उससे अलावा इन 7 दिनों में जो एप्लीकेशन आएंगे ना उसको हम 29 अक्टूबर को काउंट करेंगे। मतलब 29 अक्टूबर को उनकी शेयर होल्डिंग अपडेट कर रहे होंगे। अ मेंबर इंटाइटल टू अटेंड स्पीक and vote at the meeting shall also be entitled to appoint any person as his or proxy। ठीक है, एक बंदा है वो खुद मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, किसी भी रीजन से वो बाहर है, ठीक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने बिहाफ पे किसी को प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, स्टैम्प पेपर वगैरह, उस पर आप रख के और नाम शाम लिख दें, विटनेस दे दें, दो साइन कर दें और उस पर कह दें कि मैं इस बंदे को अपॉइंट कर रहा हूँ, CNIC नंबर लिख दें। अब वो अपना CNIC लेकर जाए जिसने मीटिंग अटेंड करनी हो, ठीक है। और उसके पास भी वो तमाम राइट्स हैं जो उससे पहले लीगल शेयर होल्डर्स है उसके पास से, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट कर सकता है, स्पीक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जी एनी लीगल पर्सन विच इज़ अ मेंबर ऑफ द कंपनी मे अथराइज एनी पर्सन टू एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सिंस ऑल शेयर इशू टू मेंबर आर इन डीमटेरियलाइज फॉर्म, कि अब जितने भी शेयर है ना वो सर्टिफिकेट की फॉर्म में नहीं है बल्कि CDC में रखे हुए हैं। तो लिहाजा जो भी लोग मीटिंग के लिए आएँ तो वो अपना ID कार्ड लेकर आएँ ओरिजिनल, ठीक है, और अपना इन्वेस्टर अकाउंट या पार्टिसिपेशन ID जो कि उन्हें अलॉट हुआ होता है थ्रू सिक्योरिटी ब्रोकर, वो भी लेके आएँ, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन AGM थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये SCP के SRO का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं तो आप ये लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आ जाएं, ठीक है। और आप जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी आपको मिल सकती है अगर आप 10% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है और किसी ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन में बैठे हुए हैं जहाँ पे मीटिंग नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि देखें ना मीटिंग उधर होती है जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो, उस टाउन में होती है। तो अगर एक बंदा कराची में रजिस्टर्ड ऑफिस है और लाहौर में बैठा और वो अटेंड नहीं कर सकता फिजिकल जाके, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी ले सकता है उसके पास अगर 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, 10% या 10% से ज़्यादा। ई डिविडेंड, ठीक है। अब ये डिविडेंड के बारे में है कि आप अपने बैंक अकाउंट वगैरह जो है ना वो मीटिंग से पहले पहले शेयर रजिस्ट्रार को अपडेट करवा दें, ठीक है। अगर आपका अकाउंट लेट्स सपोज कोई क्लोज हो गया ड्यूरिंग द ईयर, आपने किसी और बैंक में ओपन करवा लिया, आप चाहते हैं कि इस अकाउंट में डिविडेंड आए, ठीक है, तो ये सारा अपडेट करवा लें, हम डिविडेंड भी भेज रहे होंगे। टैक्स इम्प्लीकेशन है डिविडेंड पे कि डिविडेंड पे टैक्स जो अंडर लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होगा और वो कट रहा होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पशन है टैक्स की तो हम एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे दें, हम टैक्स नहीं काटेंगे, वरना आप पे टैक्स कट रहा होगा। बुक क्लोजर जो है, जब हुआ था बुक क्लोजर, ये बेसिकली हम डिस्कस जो करके हैं, इससे पहले पहले आप ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अपडेट करवा दें। ये फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी है, तो मैंने आपको बताया कि एक बंदा जो है वो जब किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करे तो ये फॉर्म दे सकता है, ठीक है। अब CNIC नंबर वगैरह ये वो सारी चीज़ें लिख के, 2 विटनेस हैं उसकी मौजूदगी में, ठीक है। CDC अकाउंट नंबर लिख दे अपना, रेवेन्यू स्टैम्प स्टैम्प पेपर पे लगा दे या स्टैम्प लगवा ले नोटरी पब्लिक से, तो वो उससे अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी को। और कम से कम ये फॉर्म जो है ना 48 आवर्स 2 दिन पहले कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। ये ना हो कि मीटिंग आ जाए, ठीक है, और सुबह को फॉर्म भेज दें कि ये बंदा मेरे बिहाफ पे करेगा, तो उस फॉर्म को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है
कि क्या कोई नॉन मेंबर को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं अपना प्रॉक्सी। लेट्स सपोज आप दो दोस्त हैं, आपने मिलकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। अब आप कराची बैठे हुए हैं, मीटिंग जो है लाहौर में है, आपका जो दूसरा दोस्त है वो लाहौर में है, वो जाके मीटिंग अटेंड कर सकता है, ठीक है। दोनों मेंबर हैं ना आप, तो आपने उसे कहा कि यार काइंडली मेरे भी हाथ पे भी मीटिंग अटेंड कर लेना, जब वोट्स वगैरह आए तो डाल देना, ठीक है। अब देखें आप दोनों मेंबर हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी किसी रिश्तेदार को या किसी भी पर्सन को, अपने फ्रेंड को जो कि मेंबर नहीं है कंपनी का, उसको भेज दें, प्रॉक्सी बना दें, तो ये भी पॉसिबल है। ये बातें जो है ना कंपनीज़ के आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखी होती हैं। जैसे देखें इसमें लिखा हुआ है कि अ प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाले कह रहे हैं कि अगर आपने किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है ना, तो वो लाजमी नहीं है कि मेंबर ही हो, आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म के थ्रू आना चाहिए, ठीक है। उर्दू में भी दे दिया उन्होंने, इंग्लिश में भी दे दिया ये फॉर्म। ये था जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नोटिस, ठीक है। इससे मोर और लेस सेम जो बलूचिस्तान गैस लिमिटेड एक कंपनी है पब्लिक, उसका भी ये देखें, उन्होंने अपना बताया कि ये इतने नंबर हमारी मीटिंग है, यहाँ होगी, डेट होगी, टाइम बता दिया, ऑर्डनरी बिजनेस बता दिया क्या है, ठीक है। और वो बाकी सारी चीज़ें जो अभी हम डिस्कस करने आए हैं कि हमारी बुक्स क्लोज रहेंगी, ठीक है। प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, जब मीटिंग अटेंड करने आएँ तो अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह लेकर आएँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं बता रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप का डिविडेंड है तो उस पर टैक्स की कटौती होगी, ज़कात वगैरह भी होगी। अगर कुछ होते हैं ना शेयर होल्डर नॉन मुस्लिम होते हैं, तो वो एक फॉर्म होता है, शायद उसे कहते हैं CZ50 फॉर्म, तो वो जमा करवा दें, तो उसकी बेस पे वो ज़कात से एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जी। जो अकाउंट्स हैं वो आपको यूएसपी में भी डिलीवर किए जा सकते हैं, लिंक भी दिया जा सकता है। वैसे मोस्टली केसेस में आजकल जो जिस तरह चल रही है ना, वो वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं और उसका लिंक दे देते हैं, जो भी जाके उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जी प्रैक्टिकल नोटिस ऑफ द मीटिंग है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ये है कि हाउ टू सर्व द नोटिस। अब ये नोटिस से कैसे सर्व करेंगे, आप कोरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। मोड्स दिए हुए हैं ना डिफरेंट, पोस्ट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मींस भी, जैसे कि वेबसाइट पे अपलोड कर दिया उसको दे सकते हैं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नोटिस जो है वो अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर है तो किसके नाम पे जाएगा, ठीक है। अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर है तो जिसका नाम रजिस्टर में पहले आ रहा होगा उसी के नाम पे नोटिस जा रहा होगा। प्लेस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग मैंने आपको बता दिया कि if your company is a private company or unlisted public company, you can hold your AGM at any place like board meeting, ठीक है। आप प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, आप बेशक अपनी कंपनी के अंदर ही बैठ के जो है मीटिंग कर लें। However, if your company is listed company, the meeting must be held in the city in which the company has its registered office और इन द नियरेस्ट सिटी। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको मीटिंग जो है वो जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे करनी है, ठीक है। बिजनेस एस्ट AGM की क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, ये हम अभी पढ़ के आ गए हैं कि कुछ बिज़नेस हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस हैं जो लाजमी डिस्कस होंगे, वो ये 4 हैं। कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑल अदर बिजनेस जो है उनको हम स्पेशल बिजनेस कह रहे होंगे। और स्पेशल बिजनेस फिर आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही जो है वो ट्रांजैक्ट होते हैं। अब जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन का लफ्ज़ आ गया है तो क्यों ना हम स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन भी देख लें साथ साथ ही, तो वो ये है। स्पेशल रेजोल्यूशन होती है मतलब एक, आप कह लें कि आप उनसे सर्कुलेट करवा रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, उनकी अप्रूवल ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिज़नेस करने से पहले, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक फ़ैसला किया कि हम एक कंपनी के 75% शेयर होल्डर या 70% शेयर होल्डर ख़रीदने जा रहे हैं, या अपना फ़लाँ एसेट बेचने जा रहे हैं। अब वो एसेट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बेच दिया तो कंपनी ही ठप हो सकती है, ठीक है। तो अभी इतनी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन जो है ये आप 4-5 बंदों से साइन करवा के नहीं एग्जीक्यूट करवा सकते, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएं। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगी कि जिसका नोटिस कम अज़ कम आपने 21 दिन पहले दिया हो। 21 दिन पहले से क्या, जब आपने मीटिंग का नोटिस दिया था ना, तो साथ में आपने ये भी उनको बताना था कि भाई हम ना ये स्पेशल रेजोल्यूशन जो है ना वो पास करवाने जा रहे हैं, ठीक है। और आपने उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन भी उस नोटिस में डिस्क्लोज कर देनी थी, ठीक है। उसके अलावा आप अब जब उस पर वोटिंग होगी तो कम अज़ कम मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस दैन 3/4 75% अगर उस पर वोटिंग हुई, ठीक है, उसके हक में, तो ही पास होगी, वरना नहीं होगी। क्योंकि देखें ना इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो,
ठीक है। उसके बाद ये है कि मीटिंग वो जो मेंबर्स हैं इंटाइटल टू वोट अटेंड हैं, वो प्रॉक्सी के थ्रू भी वोटिंग कर सकते हैं या अपने आप जो है ना वो एक्चुअल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इसका नोटिस जाना चाहिए 21 दिन पहले। दूसरा क्या है कि इस कम से कम 75% मेजोरिटी इस पर वोट करें। मतलब देखें इधर जो कोरम होता है ना मीटिंग का, उसके साथ इसका क्लैश आ रहा है। लेट्स सपोज कोरम में 11 बंदे अवेलेबल हैं और उनके पास 50% शेयर होल्डिंग है, तो देखें कम से कम कोरम तो पूरा हो गया आपका मीटिंग का। ठीक है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन वाला नहीं हुआ। हाँ, अब वो उसके लिए क्या होगा कि कम से कम 3/4 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर होना चाहिए था। 75% जो है ना वोटिंग पावर उसमें होती तो होता उसका, तो वो एग्जीक्यूट होता। स्पेशल बिजनेस एट एजीएम, तो ये हमने पढ़ लिया कि स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। ठीक है। और उसमें सारी चीज़ें आप वर्किंग पेपर वगैरह भी स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ लगे हों, ताकि देखें ना उनको पता चले कि यार हम इस पर कोई डिसाइड कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज़ द कोरम फॉर द एजीएम? कोरम क्या है जी? द कोरम फॉर द एजीएम इन केस ऑफ प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी इज एट, कोरम क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू ट्रांसैक्ट अ मीटिंग, टू इनिशिएट अ मीटिंग। द कोरम फॉर द एजीएम इन केस ऑफ प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी इज एट लीस्ट 2 मेंबर, कम से कम 2 बंदे प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनी के केस में होने चाहिए और उनके पास वोटिंग पावर क्या हो? 25%। मतलब ये नहीं है कि 2 बंदे आगे हैं और उनके पास 5% शेयर होल्डिंग है, 10 है, नहीं, कम से कम 25% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब वो बंदे खुद भी आ सकते हैं या अपने प्रोक्सी के थ्रू भी अपॉइंट हो सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो काउंट होंगे कि ये लीगल है। द नंबर ऑफ द मेंबर और वोटिंग पावर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोरम मे बी मोर इफ़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। ठीक है। आप अपने आर्टिकल्स में ज़्यादा भी लिख सकते हैं। मतलब इधर तो लिखा हो, लॉ कह रहा है ना कि कम से कम 2 बंदे, आप अपने आर्टिकल्स में लिख दें कि नहीं भी कम से कम 5 बंदे हुए ना और वोटिंग पावर उनके पास 50% हुई, फिर ही कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ करेगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी देखें उसमें मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि द कोरम शैल बी एटलीस्ट 10 मेंबर इन पर्सन और थ्रू वीडियो लिंक रिप्रेजेंटिंग 25% ऑफ द। तो अब लिस्टेड कंपनी के केस में उन्होंने शेयर होल्डिंग 25% ही रखी है, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर बढ़ा दिए कि 10 बंदे होने चाहिए कम से कम। अब 10 बंदे का मतलब ये नहीं है कि सारे मेल्स हो, नहीं, फीमेल्स भी काउंट होंगे इसमें। ठीक है। बस मेंबर्स काउंट होंगे इसमें। उसके बाद ये है अगेन द नंबर ऑफ मेंबर और वोटिंग पावर में बी मोर देन। अब नोटिस अपने आर्टिकल्स में वो ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एजीएम? ठीक है। जो चेयरमैन बोर्ड का है वही एजीएम में मीटिंग का चेयरमैन होंगे। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल प्रिसाइड एज द चेयरमैन ऑफ द एजीएम। ठीक है। However, if there is no chairman or if any at any time he is not present within 15 minutes, ठीक है, अगर चेयरमैन नहीं आए या मीटिंग के शुरू होने के 15 मिनट के अंदर अंदर नहीं आए, तो किसी भी और मेंबर को वो मीटिंग में चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। अगर तमाम लोग जो है ना वो डायरेक्ट, मतलब किसी भी डायरेक्टर्स को पहले चॉइस होती है उसको रखें चेयरमैन। ठीक है। अगर सारे डायरेक्टर्स मना करते हैं, कह दें कि नहीं जी हमने चेयरमैन नहीं बनना, तो किसी भी मेंबर्स को आप पिक कर सकते हैं और उसको भी चेयरमैनशिप दे सकते हैं। कैन एन एनुअल जनरल मीटिंग बाई एडजर्न? बिल्कुल जी, एनुअल जनरल मीटिंग एडजर्न हो सकती है। क्या क्या केसेस हैं? अगर रिक्वायर्ड कोरम ही पूरा ना हुआ विद इन हाफ एन आवर, मतलब आपने मीटिंग रखी 4 बजे, ठीक है, और लिस्टेड कंपनी है, आप 4:30 हो गए हैं लेकिन अभी सिर्फ 4 बंदे आए हैं, 2 ने वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन किया है, 2 आए बैठे हुए हैं और उनके पास शेयर होल्डिंग भी पूरी नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा कि मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। आप उनसे कहेंगे कि करंटली आप जो है ना अगले वीक सेम डे सेम टाइम पे आ जाइएगा, हम तब मीटिंग कर लेंगे। अब ये है कि अगर अगले वीक भी कोरम पूरा ना हुआ तो लॉ बड़ा इसमें जज्बाती हो गया। वो कहते हैं कि इफ़ द रिक्वायर्ड कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्राम द टाइम अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग, द मेंबर प्रेजेंट, जितने भी बंदे मौजूद हुए बेशक वो एक ही क्यों ना हो, नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम। सॉरी, इसमें उन्होंने 2 बंदे रख दिए हैं कि मेंबर प्रेजेंट 2, कम से कम 2 लाजमी होने चाहिए। अगर एक हुआ तो फिर मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। 2 बंदे हों। अब इन्होंने ना अब उसमें शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है।
अब 2 बंदे हो, बेशक उनके पास 5% शेयर हैं, जितने भी हैं, वो कोरम तस्वुर किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल्स में वो कुछ इससे डिफरेंट भी लिख सकते हैं। हाउ द प्रोसीडिंग एट द AGM आर कंडक्टेड। ऑल द बिजनेस एट द AGM शैल बी ट्रांजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन, मैंने आपको बता दिया पहले। ईच एजेंडा आइटम शैल बी प्रेजेंटेड फॉर डिस्कशन एंड अप्रूवल बाय द मेंबर्स। वोटिंग राइट क्या होते हैं जी? इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, एवरी मेंबर शैल हैव वोटिंग राइट प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर होल्डिंग। ठीक है, मतलब 5 शेयर्स हैं तो 5 वोट हैं। अगर ये आर्टिकल्स में लिख के आप इसको वो भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, मतलब जिसके 5 शेयर हैं आप उसे कह देंगे उसके बाद 10 हैं, इस तरीके से भी चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कंपनी हैज़ इशूड ऑर्डिनरी शेयर एंड ईच शेयर कैरीज 1 वोट, अ मेंबर शैल हैव 1 वोटिंग राइट। ठीक है। However, in case of a company having no share capital, every member shall have 1 vote. ठीक है। Voting at the AGM, in case of a company having share capital, every member shall have voting right proportionate to his shareholding। ये हम अभी डिस्कस करके आ गए। डिमांड फॉर अ पूल। ठीक है, एक तो ये चीज़ अब आ गई है कि मीटिंग में चीज़ें डिसाइड कैसे होंगी। मतलब देखें ना, आपने एक रेजोल्यूशन सर्कुलेट कर दी कि हम ये प्लांट बेचने जा रहे हैं। ठीक है, अब उस पर कैसे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने इसके हक़ में वोट दिया, कितनों ने इसके अगेंस्ट दिया। एक तो तरीका ये कि जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका शो ऑफ हैंड्स करवा लें, मतलब हाथ खड़े करवा लें कि जनाब चेयरमैन साहब कहें कि कौन कौन इसके हक़ में वोट देना चाहते हैं। ठीक है, वो हाथ खड़ा कर दें तो आप उससे गिनती कर लें कि ठीक है जी इतने मेंबर्स हो गए हैं, इनके पास इतनी शेयर होल्डिंग्स है, तो लिहाजा ये जो है ना डिसाइड हो गया मेजोरिटी। अब दूसरा केसेस ये होता है, अब देखें ना इसमें बस इशू ये आता है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज जिनके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग थी। ठीक है, और कुछ के मतलब एक के पास 20% शेयर होल्डिंग थी, एक के पास 5 थी, लेकिन तो सब हाथ खड़े करने में तो मतलब महमूद हो याज वो बिल्कुल बराबर ही है ना, एक ही सफ़ में। तो इस केस में क्या हुआ कि जिसके पास 5% शेयर होल्डिंग थी ना, उसका भी उतना ही हक या उसका भी उतनी ही से हुई जितनी 20% वाले की थी। तो 20% वाला कहता है कि यार नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, पोल डिमांड करो। ठीक है, पोल भी डिमांड किया जा सकता है। उस केस में क्या होगी कि जिसकी जितनी परसेंट वोटिंग पावर होगी उस हिसाब से भी इसमें वोटिंग हो सकती है। As mentioned above, initially the voting on a resolution is conducted through show of hands. ठीक है, however before or after the declaration by the chairman his own motion, वो पोल के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। however if the member in a person or through video link, जो मेंबर वीडियो लिंक के थ्रू या इन पर्सन मौजूद हैं, एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर है, वो भी पोल डिमांड कर सकते हैं। मतलब चेयरमैन भी पोल डिमांड कर सकता है किसी मैटर पे और मेंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब पोल डिमांड होता है ना, फिर मीटिंग थोड़ी डिले भी हो जाती होती है। द पोलिंग में बी ऑर्डर्ड बाय द चेयरमैन टू बी कंडक्टेड थ्रू सीक्रेट बैलेट वोटिंग और डिमांड ऑफ द मेंबर एटलीस्ट 1% ऑफ द 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। अब पोल कैसे होगा जी, वो वोटिंग किस तरह से होगी, बैलेटिंग कैसे होगी, पर्ची पे नाम लिख के अपने डालेंगे। ठीक है, वो सीक्रेट रखा जाएगा कि किसने इसके हक में वोट दिया, किसने नहीं दिया। अक्सर यार दोस्त भी होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार आपने ना इसकी सेल करने भी वो देना है। ठीक है, तो वो इसलिए सीक्रेट बैलेटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। टाइम ऑफ टेकिंग पोल, अ पोल डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन और ऑन अ क्वेश्चन ऑफ एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग शैल बी टेकन एट द सेम टाइम। देखें ना, पोल उस पर टाइम लग जाता होता है, लेकिन 2 केसेस में ना फ़ौरन पोल करवाना होता है। वो केसेस क्या हैं, अब इसीलिए कहते हैं कि जब कंपनी सेक्रेटरी होते हैं ना, उसने सारी रिक्वायरमेंट जो है ना फुलफ़िल करके रखनी होती हैं कि कुछ भी हो सकता है। चेयरमैन जैसे चेयरमैन का इलेक्शन होना था, ठीक है, उस पर जो पोल होगा ना वो फ़ौरन लिया जाएगा। या एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग के मीटिंग को एडजर्न करें, कब तक करें, ठीक है, उस पर कोई पोल होना था वो भी फ़ौरन लिया जाएगा। ये नहीं है कि वो आप 8 दिन के बाद या 14 दिन के बाद, नहीं, आप उसको फ़ौरन लेंगे। लेकिन दूसरे केसेस में आप जो है, इफ़ द पोल इज़ डिमांडेड ऑन एनी अदर क्वेश्चन इट शैल बी टेकन एट सच टाइम एज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग मे डायरेक्ट बट नॉट लेटर देन 14 days फ्राम द डे ऑन विच इट इज़ डिमांडेड। ठीक है, पोल आपने डिमांड किया आज और वो किसी और मैटर से रिलेटेड है अदर देन इलेक्शन ऑफ चेयरमैन और एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, तो वो आपने 14 दिन के अंदर अंदर उस पर वोटिंग करवानी है। उसके बाद ये AGM की रिक्वायरमेंट है जी, चेकलिस्ट है। बिफोर मीटिंग आपने क्या क्या करना है कि आपने विद इन 120 days मीटिंग करवानी है। 21
120 डे 21 दिन का नोटिस देना है। सेंड नोटिस टू ऑल मेंबर, ऑडिटर, अदर स्टेक होल्डर, मेंशन द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। वही सारी चीज़ें जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि ये चीज़ें आपने इसमें देनी है। उसके बाद जी एट द मीटिंग, मीटिंग के दौरान क्या होगा, देखें सबसे पहले कोरम प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है, मीटिंग स्टार्ट कर दें। एडजर्न टू द सेम टाइम एंड डे ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, कोरम नहीं है पूरा, एडजर्न कर दें, ठीक है। इंश्योर दैट चेयरमैन मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। वोटिंग रेजोल्यूशन थ्रू शो फंड्स हुई है या जो है ना पोल के थ्रू ही है, तो उसको आप देखें, ठीक है। अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन थी तो आपने फैक्ट को स्टेट करना है नोटिस में, और उसके रिलेटेड तमाम वर्किंग पेपर भी भेजने हैं साथ ही नोटिस के। उसके बाद ये कंक्लूजन है, होप यू गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट द AGM, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ लेट मी नो एंड आई एम अवेलेबल फॉर योर हेल्प, ठीक है। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।